हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, जिसकी चरम परिणति उनकी गिरफ्तारी और उनका जेल जाना था। लेकिन जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का न्यायाधीश आया और उस न्यायाधीश में यह लिखा गया कि प्रथम दृष्टया हेमंत सोरेन जी पर लगाए गए जो भी आरोप हैं उनका कोई साक्ष्य नहीं है, तो भ्रष्टाचार के वो आरोप हवा हो गए, तिरोहित हो गए। जनता ने यह मान लिया कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों को चिपकाने का प्रयास किया है, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट ने एक तरीके से वॉश आउट कर दिया। इससे विफल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का नारा इसलिए खड़ा किया कि ये उनकी पिच है, जहां वो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं। वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स में बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर यहाँ के हिंदुओं को, यहाँ के संथाल आदिवासियों को बांटने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन तर्क और तथ्य उनके विरुद्ध थे। तर्क और तथ्य उनके विरुद्ध कहने का तात्पर्य यह है मैडम कि 2011 के बाद इस देश में जनगणना नहीं हुई। अगर उनके फायर ब्रांड नेता ये कहते हैं कि फलानी जाति का आबादी कम हो गई, फलानी जाति की आबादी बढ़ गई, तो इसके कोई तार्किक आधार नहीं। जब 2021 में जनगणना अवेटेड थी, कोरोना का नाम लेकर भारत सरकार ने, केंद्र सरकार की बैठी हुई भाजपा ने जनगणना नहीं कराई। आज 2024 में हम लोग हैं, तो जब भारत सरकार ने जनगणना के आंकड़े नहीं जारी किए तो किसी को ये कैसे मालूम पड़ गया कि फलानी जाति की संख्या में गिरावट आ गई, फलानी जाति की संख्या बढ़ गई? तो ये एकदम बेबुनियाद सवाल थे जो जनता के गले नहीं उतरे। इसके बाद उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को खड़ा किया। भूगोल का एक सामान्य विद्यार्थी जब हिंदुस्तान का नक्शा निकाल कर देखेगा तो वो देखेगा कि झारखंड की सीमा जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। हमारी सीमा बिहार से मिलती है, हमारी सीमा उड़ीसा से मिलती है, हमारी सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है, हमारी सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है। इन्फिल्ट्रेशन अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए का हो रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हो रहा है। हम एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात को मान भी लेते हैं, तो वो क्या बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का जिम्मा जब गृह मंत्रालय के अधीन है, वहां बीएसएफ पदस्थापित है, तो यदि उनके शब्दों या कथनों के अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है? सबसे बड़ा दोषी उनका गृह मंत्रालय है, सबसे बड़ी दोषी उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है और सैनिक बल है जिनके जिम्मे में वो सीमा की सुरक्षा है। तो कहने का गरज ये है कि इन तर्कों के आधार पर झारखंडी जनता ने भाजपा के इन दावों को नकार दिया। आप संथाल परगना भी जाएंगे तो वहां ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। भाजपा के नेताओं के भाषण का ये मुद्दा जरूर रहा, लेकिन जनता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के चलते हमारे राज्य की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये मुद्दा भी धरा का धरा रह गया। तो मैं यही कहूँगा कि भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को भाजपा ने जितना भजाने की कोशिश की, जनता ने उसको नकार दिया। जी सर, जनता के बीच जब आप जाते हैं तो अपने किन सवालों को लेकर जाते हैं, और यहाँ ये सवाल जो आप लेके जाते हैं उसका कितना सकारात्मक असर हो रहा है, इसके बारे में कुछ? जनता के बीच जब चुनाव में जाने की बारी आती है तो बारी तो 5 साल के बाद आती है जी। लेकिन ये स्थापित सत्य है कि अच्छा विद्यार्थी परीक्षा की पिछली रात को नहीं पढ़ता है जी। अच्छा विद्यार्थी सालों भर तैयारी करता है। हम लोगों ने सरकार की 4 बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की आधारशिला रखी जो जनता के आंसू पूछती है जी। वो सर्वजन पेंशन योजना हो जी, वो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो। सर्वजन पेंशन योजना में हम लोगों ने 35 लाख लोगों को आच्छादित किया। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में हम लोग राज्य की 9 लाख बच्चियों को आच्छादित किया। आबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास रोक दिया भारत सरकार ने, भाजपा की केंद्र सरकार ने 2021 में जी। हम लोगों ने झारखंड की जनता की जरूरतों के अनुरूप राजस्व प्रतिशत राज्य सरकार के खाते से आबुआ आवास योजना की परिकल्पना की। और प्रधानमंत्री आवास में जहाँ 1,30,000 रुपये मिलता था, हम लोगों ने 2 लाख रुपये देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास में जहाँ 2 कमरे मिलते थे, आबुआ आवास में 3 कमरा मिलता है। 8 लाख आवासों का लक्ष्य हम लोगों ने रखा जिस पर काम चालू है जी। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण योजना आर्थिक रूप से महिलाओं को संबल प्रदान करने की थी, जिसका नाम रखा गया झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जेएमएम सम्मान योजना। इस जेएमएम सम्मान योजना का शुरुआती अनुमानित लक्ष्य हमारा 48 लाख महिलाओं का था।
लेकिन जब बाद में योजनाएं धरातल पर उतरने लगी तो शुरुआती कुछ टेक्निकल ग्लिच में 5, 7, 8 रोज हम लोग परेशान भी हुए, हमारी महिलाएं भी परेशान हुई। भाजपा ने हमारा मजाक उड़ाया कि ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना नहीं है, मुख्यमंत्री मैया परेशान योजना है, ये नाम उन्होंने दिया। लेकिन उस टेक्निकल ग्लिच को हम लोगों ने कम ओवर कर लिया 10 दिनों के अंदर में, और 17 दिनों के अंदर में 48 लाख महिलाओं के डेटा का हम लोगों ने अपडेशन कर लिया। अब 48 लाख महिलाओं के डेटा अपडेशन के बाद रक्षाबंधन के मौके पर पहली किस्त आई। महिलाओं को 1000 करके उनके खाते में मिला, उनके चेहरे पर मुस्कान आई। उनको ये लगा कि छोटी जरूरतों के लिए जो कलपति के ऊपर निर्भरता थी, उनके भाई हेमंत सोरेन ने, उनके दादा हेमंत सोरेन ने, उनके बेटा हेमंत सोरेन ने उसको ये उपहार दे दिया। ये जरूरतों को, छोटी मोटी जरूरतों को पूरा किया है। मैं इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब में, एक पत्रकार पूछ रहे थे कि पैसा आ रहा है, कैसा लग रहा? बोली अच्छा लग रहा है। बोला क्या खर्च करते हैं? बोला बच्चा का स्कूल ड्रेस नहीं था, जाके खरीद दिए। एक बोली कि बच्चा का ट्यूशन फी नहीं दे पा रहे थे, वो दे दिया। एक बोली कि घर में दवा की जरूरत थी, ससुर को जाके हम लेते आए। तो ये छोटी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हेमंत बाबू ने पहल की, और आज मैं आपको बताऊं कि 48 लाख का लक्ष्य आज बढ़कर 55 लाख हो चुका है। पहले ये 21 से 50 साल की उम्र सीमा की महिलाओं के लिए थी। राज्य सरकार ने फिर इसमें संशोधन किया, 21 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर 18 किया। अब 18 साल से लेकर 50 साल तक महिलाओं को सरकार संबल प्रदान कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में निर्णय कर लिया है कि अक्टूबर इस माफ कीजिएगा, कोई चिंता नहीं है। और हम ये मानते हैं कि सरकार हमारी माँ बहनों के, खास करके माँ बहनों के आशीर्वाद से रिपीट करेगी। जी। JLKM प्रमुख जयराम महतो का गिरिडीह जिले में क्या असर रहेगा? वह खुद मंत्री बेबी देवी के खिलाफ डुमरी से लड़ रहे हैं। क्या गिरिडीह में जयराम फैक्टर हावी रहेगा? देखिए, अगर इस देश की राजनीति को बारीकी से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़े और स्थापित दलों के विरुद्ध छोटे दलों का उदय होना एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है। लेकिन जब झारखंड की बात आती है तो 2000 के बाद से झारखंड के इतिहास को जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2000 में जीतकर आने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों या छोटे दल के प्रत्याशियों की संख्या कम होनी शुरू हो गई। कहीं ना कहीं यह कंट्री और यह राज्य बाइपोलर पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, जहां दो गठबंधन आमने सामने होते हैं, तीसरे के लिए अमूमन कोई जगह नहीं होती है। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस ट्रेंड पर यह देश और यह राज्य चल रहा है, 23 के नतीजे इन छोटे राजनीतिक दलों के भविष्य का फैसला करेंगे। जी सर, यह चुनाव झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाजपा माले मिलकर लड़ रहे हैं। बावजूद झामुमो ने राजधनवार में अपना प्रत्याशी दे दिया है, जबकि वहां भाकपा माले पहले से ही लड़ रही है। आरोप है कि झामुमो के प्रत्याशी देने का फायदा वहां के प्रत्याशी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को मिलेगा। देखिए, दो बातें हैं। राजनीति अक्सर वो नहीं होती है जो दिखती है। जी। सवाल इस बात का उठता था कि कुछ सीटों पर दलों की मजबूरी होती है कि वहां पर फ्रेंडली फाइट हो। आज जैसे हम राजधनवार में एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी विश्रामपुर में एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो उस तरह संघर्ष है। और परिणाम जनता के दिमाग में है, जनादेश जनता का है। आज बैठकर इस बात के कयास लगा लेना कि फ्रेंडली फाइट में इंडिया गठबंधन राजधनवार में अगर है तो मरांडी जी के लिए रास्ते आसान हो गए, ये हर बार जरूरी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये त्रिकोणीय लड़ाई है। इस त्रिकोणीय लड़ाई में कौन जीत पाएगा, ये राजधनवार की जनता तय करेगी। जी। कल्पना सोरेन गांडी की विधायक है, पूरा गिरिडीह जिला अब उनके कार्यक्षेत्र में है। ऐसे में कल्पना सोरेन की सक्रियता का क्या लाभ झामुमो को गिरिडीह में मिलेगा? निश्चित रूप से कल्पना सोरेन अब सिर्फ गांडी की विधायिका नहीं है। जी। और मेरा यह बड़ा स्पष्ट मानना है कि नेता बनाए नहीं जाते हैं, नेता बायबोर्न होते हैं, पैदा होते हैं। कल्पना सोरेन उसी तरीके की नेता है जिनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, लेकिन पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में उसकी इस क्षमता को न तो जनता ने देखा, न पार्टी ने देखा। परिस्थितियां जो रही हैं जिनके कारण से ये हुआ है, ये सर्वविदित है, आप भी जानती हैं, पूरा राज्य जानता है। लेकिन
राजनीति के क्षेत्र में उनके पदार्पण ने पहले ही महीने में ये बता दिया था कि वो सिर्फ गांडे की विधायिका नहीं होगी, वो झारखंड की बड़ी नेत्री होंगी और गिरिडीह जिले को या मेरे विधानसभा को नहीं, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को राज्य में उनके नेतृत्व का फायदा मिलेगा। जी सर, झामुमो गठबंधन सरकार की वापसी को लेकर आप कितने आशान्वित हैं? देखिए, हमारे मित्र भाजपा में भी हैं जी, जिनसे जब चर्चा होती है तो वो यह बताते हैं कि भाजपा का इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कोसों दूर बता रहा है। जी। तो यदि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कोसों दूर है तो इसका मतलब है कि हम बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो विपक्षी दल का इंटरनल सर्वे अगर गठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखा रहा है ये सही है। जी सर, यदि आप फिर से विधायक चुने जाते हैं तो गिरिडीह विधानसभा वासियों के लिए कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो आपके इस कार्यकाल में। दो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो तो चर्चा के दौरान हमने एक तो बता ही दिया था, तो मैं फिर दोहरा देता हूँ। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, क्योंकि सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि मैं जितना बेहतर करना चाहता था उतना नहीं कर पाया। तो मेरी ये बड़ी दिली इच्छा थी कि अगर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गिरिडीह में बन जाता है तो वैसी स्थिति में विशेषज्ञ डॉक्टरों से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं गिरिडीह के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में हासिल होंगी। इसके लिए बतमुंदा कला में 30 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित करके अंतर विभागीय हस्तांतरण हमने स्वास्थ्य विभाग को करा दिया है। अगला कार्यकाल जनता का आशीर्वाद से मिला तो प्राथमिकता के आधार पर मैं उस काम में लगूंगा और उसका भी यथाशीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। और दूसरा जो मेरा सपना था वो मैंने आपको पहले बताया। दूसरा मेरा सपना वुमेन यूनिवर्सिटी का था, झारखंड की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी का, उसमें भी लगूंगा। और मैं चाहूँगा कि गिरिडीह के खाते में यह श्रेय जाए कि झारखंड में कोई अगर महिला विश्वविद्यालय बना तो वो गिरिडीह में बना। जी सर, आप 2014 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहकर करीब 45,517 वोट लाए थे। वहीं 2019 के चुनाव में 80,871 वोट लाकर भारी जीत हासिल की। इस जबरदस्त जीत में करीब 48% का इजाफा हुआ है। इस बार आपकी रणनीति क्या है और गिरिडीह की जनता से आपको क्या उम्मीद है? मैं इसमें एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ। जी। मैंने अपने जीवन का पहला चुनाव 2009 में लड़ा था। जी। और 2009 में आंदोलन के पुराने मुकदमे थे। अंततः नॉमिनेशन के बाद हमको जेल जाना पड़ा। हमको मात्र 3 दिन प्रचार का मिला था। तो मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी 8,252 वोट से। 2009 के चुनाव में मुझको मात्र 8,252 वोट मिला था। 5 साल फिर संघर्ष किया, जनता के बीच रहे। 2014 के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहवादी थे, जिनको 57,450 वोट मिला था। मैं दूसरे स्थान पर था, मुझको 47,517 वोट मिला था। माने 8,252 वोट 47,517 हुआ। ये बहुत लंबी लड़ाई रही। हाँ, और ये तीसरे स्थान पर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी थे, जिनको 26,665 वोट मिला था। मेरे से 21,000 वोट पीछे थे वो। फिर संघर्ष का एक दौर चला। 47,517 वोट को हमने 81,000 किया। ये लंबा के भविष्य का फैसला करेंगे। जी सर, यह चुनाव झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाजपा माले मिलकर लड़ रहे हैं। बावजूद झामुमो ने राजधनवार में अपना प्रत्याशी दे दिया है, जबकि वहां भाकपा माले पहले से ही लड़ रही है। आरोप है कि झामुमो के प्रत्याशी देने का फायदा वहां के प्रत्याशी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को मिलेगा। देखिए, 2 बातें हैं। राजनीति अक्सर वो नहीं होती है जो दिखती है। जी। सवाल इस बात का उठता था कि कुछ सीटों पर दलों की मजबूरी होती है कि वहां पर फ्रेंडली फाइट हो। आज जैसे हम राजधनवार में एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी विश्रामपुर में एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो उसका संघर्ष है। और परिणाम जनता के दिमाग में है, जनादेश जनता का है। आज बैठकर इस बात के कयास लगा लेना कि फ्रेंडली फाइट में इंडिया गठबंधन राजधनवार में अगर है तो मरांडी जी के लिए रास्ते आसान हो गए, ये हर बार जरूरी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये त्रिकोणीय लड़ाई है। इस त्रिकोणीय लड़ाई में कौन जीत पाएगा ये राजधनवार की जनता तय करेगी। कल्पना सोरेन गांडे की विधायक है।
पूरा गिरिडीह जिला अब उनके कार्यक्षेत्र में है। ऐसे में कल्पना सोरेन की सक्रियता का क्या लाभ झामुमो को गिरिडीह में मिलेगा? निश्चित रूप से कल्पना सोरेन अब सिर्फ गांडे की विधायिका नहीं है जी। और मेरा यह बड़ा स्पष्ट मानना है कि नेता बनाए नहीं जाते हैं, नेता बायबोर्न होते हैं, पैदा होते हैं। कल्पना सोरेन उसी तरीके की नेता हैं जिनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, लेकिन पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में उसकी इस क्षमता को न तो जनता ने देखा न पार्टी ने देखा। परिस्थितियां जो रही हैं जिनके कारण से ये हुआ है, ये सर्वविदित है, आप भी जानती हैं, पूरा राज्य जानता है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में उनके पदार्पण ने पहले ही महीने में ये बता दिया था कि वो सिर्फ गांडे की विधायिका नहीं होंगी, वो झारखंड की बड़ी नेत्री होंगी और गिरिडीह जिले को या मेरे विधानसभा को नहीं, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को राज्य में उनके नेतृत्व का फायदा मिलेगा। जी सर, झामुमो गठबंधन सरकार की वापसी को लेकर आप कितने आशान्वित हैं? देखिए, हमारे मित्र भाजपा में भी हैं जी, जिनसे जब चर्चा होती है तो वो यह बताते हैं कि भाजपा का इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से कोसों दूर बता रहा है जी। तो यदि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कोसों दूर है तो इसका मतलब है कि हम बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो विपक्षी दल का इंटरनल सर्वे अगर गठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखा रहा है तो सही होगा। सर, यदि आप फिर से विधायक चुने जाते हैं तो गिरिडीह विधानसभा वासियों के लिए कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो आपके इस कार्यकाल में। दो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो तो चर्चा के दौरान हमने एक तो बता ही दिया था, आपको मैं फिर दोहरा देता हूँ। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, क्योंकि सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि मैं जितना बेहतर करना चाहता था उतना नहीं कर पाया। तो मेरी ये बड़ी दिली इच्छा थी कि अगर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल गिरिडीह में बन जाता है तो वैसी स्थिति में विशेषज्ञ डॉक्टरों से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं गिरिडीह के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में हासिल होंगी। इसके लिए बतमुंदा कला में 30 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित करके अंतर विभागीय हस्तांतरण हमने स्वास्थ्य विभाग को करा दिया है। अगला कार्यकाल जनता का आशीर्वाद से मिला तो प्राथमिकता के आधार पर मैं उस काम में लगूंगा और उसका भी यथाशीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। और दूसरा जो मेरा सपना था वो मैंने आपको पहले बताया। दूसरा मेरा सपना वुमेन यूनिवर्सिटी का था, झारखंड की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी का, उसमें भी लगूंगा। और मैं चाहूँगा कि गिरिडीह के खाते में यह श्रेय जाए कि झारखंड में कोई अगर महिला विश्वविद्यालय बना तो वो गिरिडीह में बना। जी सर, आप 2014 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहकर करीब 45,517 वोट लाए थे। वहीं 2019 के चुनाव में 80,871 वोट लाकर भारी जीत हासिल की। इस जबरदस्त जीत में करीब 48% का इजाफा हुआ है। इस बार आपकी रणनीति क्या है और गिरिडीह की जनता से आपको क्या उम्मीद है? मैं इसमें एक स्टेप और ऐड कर देता हूँ जी। मैंने अपने जीवन का पहला चुनाव 2009 में लड़ा था जी। और 2009 में आंदोलन के पुराने मुकदमे थे। अंततः नॉमिनेशन के बाद हमको जेल जाना पड़ा। हमको मात्र 3 दिन प्रचार का मिला था। तो मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी 8,252 वोट से। 2009 के चुनाव में मुझको मात्र 8,252 वोट मिला था। 5 साल फिर संघर्ष किया, जनता के बीच रहे। 2014 के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी थे, जिनको 57,450 वोट मिला था। मैं दूसरे स्थान पर था, मुझको 47,517 वोट मिला था। माने 8,252 वोट 47,517 हुआ। ये बहुत लंबी लड़ाई रही है। हाँ, और ये तीसरे स्थान पर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी थे, जिनको 26,665 वोट मिला था। मेरे से 21,000 वोट पीछे थे वो। फिर संघर्ष का एक दौर चला। 47,517 वोट को हमने 81,000 किया। ये लंबा स्ट्रगल। हाँ, लंबा, माने 8,000 को 47,000, 47,000 को 81,000। 10 वर्षों में हम 8,000 से 81,000 वोट तक पहुंचे। मुख्य रूप से एक ही बात रही कि जीवन में संघर्ष से पीछे नहीं हटे और अपने लोगों के साथ राजनीति नहीं की। राजनीति करने वालों के साथ की, अपने लोगों के साथ भाई की हैसियत से खड़े रहे। इसलिए मेरा कारवां बढ़ता चला गया। लोगों को लगा कि नहीं, ये आदमी ईमानदार है, जो बोलता है सो करता है और इसके साथ चल के भविष्य सुरक्षित है।
और ईश्वर की कृपा रही और गिरिडीह की जनता का आशीर्वाद रहा तो शायद इस बार 6 अंकों को पार करने का लक्ष्य होगा। जी सर, धन्यवाद सर। और देवभूमि की पूरी टीम एवं गिरिडीह की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने इतना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद सर।